हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे पहले मैं 6 मॉक टेस्ट करवा चुका हूँ, जिसमें हर मॉक टेस्ट में 30 महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के प्रश्न होते हैं। तो अगर आपने नहीं किए हैं तो उन प्ले लिस्ट में जाके आप उनको करने की कोशिश करिए और अपना आंकलन कीजिए कि आपको कितना आता है। साथ ही साथ अगर कोई पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि उसको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वो शामिल किया गया है। तो बताइए, राइट टू एजुकेशन जिसको कहते हो, कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क जो शिक्षा का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 21 ए में। तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 21 ए में जो है वो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून शामिल किया गया है। और इसको 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन है और 2002 में ये लागू हुआ। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि क्रेसमर ने व्यक्तित्व को किन निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? बताइए किस में किया है? कृशकाय मतलब दुर्बल शरीर वाले, सुडौलकाय या गोलकाय या उपरोक्त सभी। तो देखिए, क्रेसमर ने, आपको पता होगा इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि क्रेसमर ने क्या किया है कि शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। किसके आधार पर? शरीर की रचना के आधार पर। ठीक है, और इन्होंने 1925 में अपना ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, जिसमें बताया इन्होंने कि व्यक्तित्व जो है वो 3 प्रकार का होता है। एथलेटिक होता है, मतलब एथलेटिक होता है, इसके बाद सुडौल का है, और एक पिकनिक टाइप होते हैं जिनको गोल काय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि टीएटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? देखिए, टीएटी है, ठीक है, निम्न में से किसका मापन करता है ये? बौद्धिक क्षमता का, अभिक्षमता का, अभिवृत्ति का या मूल्य का? तो टीएटी जो है इसका पूरी फुल फॉर्म होती है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, या इसको बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, और इसके जो प्रतिपादक हैं वो मार्गन एवं मुरे हैं, और इन्होंने 1925 में ये अपना सिद्धांत दिया था। और ये किसका परीक्षण करता है? ये अभिक्षमता का परीक्षण करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो बताइए, संगणन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? अधिगम की करता है, स्मृति करता है, अभिप्रेरणा की करता है या सृजनात्मकता की करता है? तो ये संगणन का सिद्धांत जो है वो स्मृति की व्याख्या करता है। स्मृति मतलब क्या होती है? मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी के बारे में ये बताता है, और इस सिद्धांत को मुलर और पिलजेकर ने प्रस्तुत किया था। ठीक, तो ये बात और आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? कौन सी व्यक्तिनिष्ठ विधि है शिक्षा मनोविज्ञान की? अंतरदर्शन, बाह्य दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण? तो बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? तो इसका आंसर सही है अंतरदर्शन विधि। ठीक है, तो ऑप्शन ए पार्ट। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस से संबंधित है? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से या मनोलैंगिक सिद्धांत से? तो बताइए, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। देखिए ध्यान रखिए, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है, और एक है सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक विकास का सिद्धांत वो किसने दिया है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वो वाइगोत्स्की का है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या अभिरुचि के कारण? तो बताइए पठार कब बनता है? तो आपको पता भी है, पठार का मतलब होता है कि एक निश्चित समय के बाद आपके पढ़ने या सीखने की क्षमता जो है वो रुकती है। आप, ऐसा नहीं है कि निरंतर रूप से पढ़ सकते हैं या सीख सकते हैं। किसी की क्षमता 2 घंटे होती, किसी की 3 घंटे, किसी की 4 घंटे, लेकिन हर किसी की एक निश्चित समय के बाद क्षमता सीखने की रुकती है। तो तभी पठार बनते हैं, वक्र बनते हैं। तो
तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण बनता है, प्रेरणा के कारण बनता है, थकान के कारण बनता है या अभिरुचि के कारण बनता है? तो बताइए क्यों बनता है? तो थकान के कारण बनता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? जो दर्पण चित्र परीक्षण है वो किसको मापने के लिए प्रयुक्त करते हैं? अधिगम की गति को, अधिगम अंतरण को, सृजनात्मकता को या अभिरुचि को? तो ये जो है वो अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण जो होता है उसको मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट बुद्धि के, व्यक्तित्व के, अभिक्षमता के या अभिरुचि के? तो बताइए किसके में होता है? तो ये व्यक्तित्व के मापन में करते हैं क्लाउड पिक्चर टेस्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है, मतलब कौन अलग है? तो टीएटी परीक्षण है, 16 पीएफ परीक्षण है, रेवेन का परीक्षण है या ड्रॉय मैन परीक्षण है? तो बताइए कौन भिन्न है? तो देखिए इसका ऑप्शन सही है रेवेन का परीक्षण, क्योंकि और सभी जो परीक्षण है ये अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, जिसमें टीएटी आता है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कह लीजिए, इसके बाद 16 पीएफ, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर जो है, ड्रॉय मैन परीक्षण। तो ये तीनों जो है वो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है और ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न जो सांख्यिकी से भी एक कोई प्रश्न बन जाता है कि 7, 8, 9, 10, 11 और 12 कुछ आंकड़े दिए और पूछ रहा है इसकी माध्यिका बताना। तो माध्यिका बताना है तो आप सीधी सी बात है, एक तो आरोही क्रम में लगे हुए हैं और साथ ही साथ कितनी है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर नंबर ऑफ जो पदों की संख्या है वो कितनी है? पदों की संख्या कितनी है? वो 6 है। तो अगर माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका निकालने के लिए आप जानते हैं कि क्या करेंगे? माध्यिका के लिए क्या हो जाएगा? n/2 पद, और n/2 मतलब 6/2 बराबर कितना आ जाएगा? 3वां पद, और 3वां पद जो है वो कितना है? 9, और प्लस में क्या होता है? n/2 प्लस 1वें पद का मान। ठीक है, तो 3 प्लस 4 पे पद, तो 3 और 4 9, और 9 और इसमें कितना हो जाएगा? 9 प्लस 10 तो 19/2, और 19/2 कितना हो जाएगा आपका? 9/5। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी का। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया है? कई बार आ चुका है कि थांडाइक ने किया है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया है, या हैगार्टी ने कहा, या स्किनर ने किया है। अब इसमें नाम नहीं दिया तो ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, और उन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक का नाम सभी लोग जानते होंगे जो है कोहलर। और कोहलर ने जो प्रयोग किया है वो किस पर किया है? वनमानुष पर, और वनमानुष का जो नाम है वो क्या है? सुल्तान नामक वनमानुष पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है संज्ञान का, संवेग का, संवेदना का या चिंतन का? तो मैकडूगल ने जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है, और उन्होंने कहा है कि जो हर एक मूल प्रवृत्ति जो होती है, जो कि मूल प्रवृत्ति जन्मजात है, तो हर मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए 13 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, कि अपने पुराने अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? संवेदना कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, अभिप्रेरणा कहलाता है या कल्पना कहलाता है? तो 14 का बी पार्ट सही है, प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो आप जानते हैं कि IQ लेवल या बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? MA/CA इंटू 100, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसमें देखिए कितनी बता रहा है? मानसिक आयु 8 वर्ष है, 5 वर्ष का बालक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2, तो 160। तो बुद्धि लब्धि कितनी निकल आएगी? 160। ठीक, अब ये आपके ऊपर, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ कि अगर किसी की बुद्धि लब्धि 160 है तो वो किस प्रकार का बालक होगा? ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बालकों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है? मतलब मंद बुद्धि बालकों की क्या रेंज होती है IQ लेवल की? 70 से 79, 50 से 59, 69, 36 से 49 या 35 से भी कम? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन सी पार्ट सही है, 37 से 49 या 37 से 50 के बीच में जो बुद्धि लब्धि होती है वो मंद बुद्धि की होती है। अगला है क्वेश्चन, रोसांक इंक ब्लड जो टेस्ट है, या जिसको स्याही धब्बा परीक्षण बोलते हैं,
किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन के लिए, बुद्धि के मापन के लिए, अभिरुचि के मापन के लिए, या फिर अभिक्षमता के मापन के लिए? तो देखिए ये स्याही धब्बा परीक्षण जो है व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? मतलब भूलने का कौन सा कारण नहीं है? सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व, या सीखने की दोषपूर्ण विधियां? तो देखिए इसका बी पार्ट है, स्मरण करने की इच्छा से आप भूलेंगे क्यों? तो ये कोई इसका कारण नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है, गणित कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है, या संभाव्यता कहलाता है? तो इसका ऑप्शन सही है, सांख्यिकी कहलाता है, ठीक है। जिसमें आप माध्यिका, माध्य, विचलन, है ना, बहुलक, ये सब पढ़ते हैं। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? गार्डन ने, सॉल नेल ने, बर्टन हॉल ने, या सिरिल बर्ट ने? तो बताइए इसका ऑप्शन क्या है? सिरिल बर्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? मतलब जो उत्तम परीक्षण की जो विशेषताएं हैं वो नहीं है। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, या अभिक्षमता? तो इसका ऑप्शन डी पार्ट नहीं है, जबकि ये तीनों सही है। अच्छे परीक्षण के लिए विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, और वैधता भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत ही नहीं है? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, या बहुतत्व सिद्धांत? तो सबको पता है एक कारक सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत है, द्विकारक भी है, बहुकारक या बहुतत्व भी सिद्धांत है, लेकिन प्रत्यागमन सिद्धांत जो है ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, या थायराइड ग्रंथि? बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो ये लार ग्रंथि कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न है प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या है? तो देखिए प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और इन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी, जिसमें आपको सबको पता होगा पहली अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें पूछिए कि द्वितीय संक्रियात्मक अवस्था क्या है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था द्वितीय संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम है, वातावरण है, खेल तथा व्यायाम है, या उपरोक्त सभी है? तो ये सभी है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, और इंपॉर्टेंट भी कह लीजिए आप, कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र कौन सा है? मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु इंटू 100, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100, या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू अपॉन में 100? तो इसका ऑप्शन ए पार्ट सही है कि एम ए अपॉन सी ए इंटू 100, या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? जॉन डीवी ने, रॉस ने, वुडवर्थ ने, या ड्रेबर ने? तो बताइए इसका ऑप्शन क्या सही होगा? जॉन डीवी ने, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन, प्रयोग, सामान्यीकरण, या कल्पना? जो आगमनात्मक तर्क होता है उसमें क्या शामिल नहीं है? उसमें देखिए कल्पना शामिल नहीं है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सीखी गई बात को धारण करने, पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? तो वो विस्मरण कहलाती है, ठीक है। तो और वैसे तो और यही कह देता कि सफलता तो स्मरण कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों में, सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, या केवल कलाकारों में? तो इसका 30 का सी पार्ट सही है कि सभी प्राणियों में मूल प्रवृत्ति पाई जाती है और ये जन्मजात होती हैं और प्राकृतिक होती हैं। तो इस तरीके से आपने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, साथ ही साथ विश्लेषण भी इनका देखा होगा, तो अपना मूल्यांकन किया होगा। तो इस तरीके से आधार पर आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।